अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गईं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तमिलनाडु में बीजेपी की बड़ी हार हो गई है। हार केवल इस मायने में नहीं कि उसे 234 सीटों में से केवल 1 सीट मिली है, बल्कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार तो यही है कि कांग्रेस शासित राज्यों की गिनती अब बढ़ गई है। आज तमिलनाडु के नए सीएम के तौर पर सी जोसेफ विजय ने जब शपथ ली तो उस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके साथ मंच पर मौजूद थे। दोनों के बीच की केमिस्ट्री बता रही थी कि रिश्ता आज का नहीं है बल्कि वर्षों पुराना है। आज का ही वीडियो देखिए कि किस तरह राहुल और विजय दोस्ताना अंदाज में सेल्फी ले रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। With the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. Unga kuda selfie. Namma kuda selfie. लेकिन शायद इस दोस्ती से अनजान मोदी को यह बात रास नहीं आ रही कि कांग्रेस ने केरल तो जीत लिया, अब तमिलनाडु में भी सत्ता में भागीदार बन गई है। इसीलिए मोदी ने कांग्रेस को सत्ता का भूखा कहा है और पीठ पे छुरा घोंपने वाली पार्टी बताया है और परजीवी पार्टी बताया है। मोदी ने कहा है कि 2014 से पहले 10 सालों तक जिस सरकार का नेतृत्व कांग्रेस ने किया वो काफी हद तक डीएमके की वजह से ही चल पाई। इसके बाद भी उसे उस पल धोखा दे दिया गया जब राजनीतिक हवा का रुख बदला। मोदी की इन बातों से पता चलता है कि कांग्रेस ने बीजेपी को काफी तगड़ी चोट दी है। तिल मिलाए मोदी कांग्रेस को सरकार में शामिल होने से रोक तो नहीं पाए, तो अब कांग्रेस और डीएमके की दोस्ती याद दिला रहे हैं। हालांकि जब मोदी ने जब शिवसेना को तोड़ा, अकाली दल और बीजू जनता दल को तोड़ा, अलग किया, रामविलास पासवान का अपमान करने के बाद चिराग पासवान को अपने साथ ले लिया, पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और फिर उसका विरोध भी किया, तब उन्हें इस बात की फिक्र नहीं रही कि वो सत्ता में बने रहने के लिए किन किन लोगों को धोखा दे रहे हैं। खैर, विजय और राहुल तो अब अपनी राह चल पड़े हैं। उनके रास्ते में कौन क्या बोल रहा है इसकी परवाह वो करते तो फिर बीजेपी का गेम प्लान सफल हो जाता। दरअसल बीजेपी को पूरा यकीन था कि विजय की तमिलगा वेत्री कशगम यानी टीवीके को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो अब गोवा या हरियाणा जैसा खेल तमिलनाडु में किया जा सकता है। यानी सबसे बड़ा दल चाहे कोई भी हो, बीजेपी जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना लेगी। शायद यही वजह थी कि आरएसएस और बीजेपी की पृष्ठभूमि से आए राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने एक नहीं बल्कि 3 बार विजय को खाली हाथ लौटा दिया था। 4 मई के बाद विजय जब भी सरकार बनाने का दावा पेश करने गवर्नर के सामने पहुंचे, उन्हें एक ही जवाब मिला कि पहले बहुमत साबित करने के लिए विधायकों के हस्ताक्षर लेकर आइए। किसी फिल्मी कहानी जैसा रोमांच इस साइन लेकर आओ और सियासत के कारण आखिर तक बना रहा। यानी साइन लेकर आओ और सरकार बना लो। लेकिन शनिवार को जैसे ही टीवीके के पास सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन पत्र आ गए, ये तय हो गया कि जब विजय का मुख्यमंत्री बनना अब तय है और जब विजय जितनी बार गए उतनी बार लौटाने का अब कोई फर्क, अब कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है अर्लेकर साहब को। रविवार सुबह ही राहुल गांधी चेन्नई पहुंचे, यानी आज सुबह विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही तमिलनाडु में एक नए सियासी दौर का आगाज हो गया है। पिछले करीब 50 सालों से कभी डीएमके तो कभी एआईडीएमके की सत्ता तमिलनाडु में बनी रही। इस जमी हुई सियासी परंपरा को तोड़ने का काम टीवीके ने किया और कांग्रेस ने उसमें साथ दिया। विजय ने तमिलनाडु का सियासी व्याकरण बदला है और राहुल गांधी उसमें नई इबारत लिखने का काम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी के लिए दक्षिण के दरवाजे बंद हो गए हैं और समझेंगे कि क्या उसकी विभाजनकारी राजनीति अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं राहुल गांधी ने किस तरह थलपति विजय को सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी है। जरा इसे देखिए। यहां राहुल गांधी ने लिखा है कि तमिलनाडु ने चुन लिया है एक नई पीढ़ी, एक नई आवाज, एक नई कल्पना। थीरू विजय को मेरी शुभकामनाएं। आशा है वो तमिलनाडु की जनता की आशाओं को पूरा करेंगे।
इस 3 लाइन के संदेश में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। राहुल गांधी ने बता दिया है कि तमिलनाडु ने विजय को चुनकर एक बड़े बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिया है। ये वो बदलाव है जिसके लिए राहुल गांधी ने 2009 में ही कोशिश शुरू की थी। जी हां, आज मंच पर राहुल और विजय की जो केमिस्ट्री नजर आई, उसकी बुनियाद 17 साल पहले 2009 में ही डल चुकी थी। उस समय विजय स्टार बनने की तरफ बढ़ चुके थे और राहुल गांधी भी राजनीति में 5 साल पहले ही आए थे। उस समय राहुल गांधी युवा कांग्रेस के प्रभारी थे, जबकि विजय ने विजय मक्कल यक्कम नाम के संगठन का गठन कर सामाजिक कार्यों के लिए कदम बढ़ा लिया था। 2009 में तत्कालीन एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव गोपीनाथ पलानीयप्पन ने दिल्ली में राहुल गांधी और विजय की मुलाकात करवाई। दरअसल विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं और राहुल गांधी से मिलने के लिए वो अपने बेटे के साथ दिल्ली आए थे। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी ने विजय को तमिलनाडु युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की पेशकश की थी, लेकिन विजय तब इसके लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि उन्होंने भविष्य में राजनीति में आने के संकेत दिए थे। बताया जाता है कि विजय केवल कांग्रेस का सदस्य बनना चाहते थे, चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन जब समय का पहिया घूमा तो 2024 में विजय ने न केवल अपनी पार्टी बना ली बल्कि मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। हालांकि इस सफर में भी कांग्रेस उनके साथ ही है। कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके को समर्थन देने का जब से ऐलान किया, तब से राहुल गांधी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो इंडिया के अपने एक सहयोगी को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। क्या वो इसी तरह विपक्षी एकता मजबूत करेंगे? ऐसे सवाल करने वालों को कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने जवाब दिया है कि 2009 में जब विजय दिल्ली में थे तब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। हमने एनएसयूआई के कार्यों और एबीवीपी से उनकी भिन्नताओं पर चर्चा भी की थी। आपको बता दें कि रागिनी नायक उस समय एनएसयूआई की महासचिव थी। उन्होंने तत्कालीन एनएसयूआई अध्यक्ष हिबी ईडन, एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अशोक बसोया और पलानीयप्पन के साथ विजय से मुलाकात की थी। रागिनी नायक ने कहा है कि मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि विजय ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। वो सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। उस वक्त की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, देखिए जरा। ये सारी बातें रागिनी नायक ने लिखी हैं और इस तस्वीर के साथ उन्होंने इसे साझा किया है। इस तस्वीर से साफ है कि विजय का कांग्रेस की तरफ झुकाव पहले से है। टीवीके और कांग्रेस का साथ भी वैसे ही निभ सकता है जैसे आरजेडी और कांग्रेस या डीएमके और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का निभता रहा है, क्योंकि इन सब के साथ आने की वजह यही है कि बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के ये पुरजोर विरोधी हैं। यही वजह है कि 2024 में जब बीजेपी को 240 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने रोक दिया और लोकसभा में उसकी ताकत बढ़ी, तो सारे दलों ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर सहमति जताई। तब भी विजय ने राहुल गांधी को बधाई के ट्वीट में लिखा था कि माननीय श्री राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने पर हार्दिक बधाई। मैं उन्हें देश की जनता की सेवा करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने भी लिखा था, धन्यवाद थिरु विजय। हर भारतीय की आवाज सुनकर ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। यह हमारा सामूहिक लक्ष्य और कर्तव्य दोनों है। लोकतंत्र की मजबूती को राहुल गांधी ने अपना और अपने सहयोगियों का सामूहिक लक्ष्य और कर्तव्य बताया था और विपक्ष में बैठने के 2 साल बाद भी इंडिया गठबंधन अपने इस लक्ष्य पर टिका हुआ ही है। इस बीच बीजेपी ने जितनी भी बार संविधान और लोकतंत्र को चोट पहुंचाने की कोशिश की, इंडिया ने उसका मजबूती से जवाब दिया। 131वें संविधान संशोधन विधेयक का पारित न हो पाना इसकी ताजा मिसाल है, जिसमें महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी परिसीमन का खेल करना चाहती थी। तो बीजेपी को इंडिया गठबंधन बार बार उसकी हदें याद दिला देता है। लोकसभा में तो बीजेपी अभी 240 पर ही सिमटी है। अब उसे 2029 की चिंता हो रही है। हालांकि बंगाल जीतने के बाद अब मोदी और शाह उत्साह में हैं कि उन्हें लोकसभा में भी बंगाल से सफलता मिलेगी। राज्य हारने के बाद ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि अब वो विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए काम करेंगी। ममता बनर्जी को चुनाव परिणामों के फौरन बाद जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने फोन किया, उसका जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बता दिया कि विपक्षी एकता केवल जवानी नहीं रहेगी, बल्कि दीदी उसके लिए जमीन पर भी उतरेंगी। इधर दक्षिण भारत में तो पुदुचेरी के अलावा बीजेपी का पत्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। विजय के साथ मिलकर कांग्रेस तमिलनाडु में सत्ता में आ चुकी है और हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में भी उसकी पकड़ पहले जैसी होने में अब मदद मिले। वैसे विजय के सामने अभी बहुमत हासिल करने के लिए या बहुमत साबित करने के लिए और गठबंधन सरकार को लेकर आगे बढ़ने की चुनौतियां हैं और इसमें उन्हें जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा सफलता मिलेगी, देश की राजनीति में बदलाव की संभावनाएं उतनी ही मजबूत होंगी। मोदी को पहले ज्यादा डर इसी बदलाव का है।
बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने और बंगाल को जीतने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अब मोदी के हाथ में 2029 की बाजी भी आसानी से आ जाएगी। लेकिन तमिलनाडु के बदले सियासी समीकरण ने बड़ी उथल पुथल मचा दी है। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि विजय को सरकार बनाने से रोका जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने विजय के लिए बहुमत जुटाने की मुहिम छेड़ी। अपने 5 विधायकों का समर्थन तो कांग्रेस ने दिया ही, साथ ही वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों को भी साथ आने के लिए प्रेरित किया। खबर यह भी है कि डीएमके नेता एमके स्टालिन से भी राहुल गांधी ने चर्चा की कि बीजेपी को तमिलनाडु में पैर जमाने से रोकने के लिए जरूरी है कि एआईएडीएमके को सत्ता से दूर रखा जाए। यह तभी हो सकता था जब विजय सीएम पद की शपथ लें, और ऐसा ही हुआ भी। डीएमके की तरफ से स्टालिन ने साफ कर दिया कि वो विपक्ष में बैठेंगे क्योंकि उन्हें जनादेश नहीं मिला। स्टालिन के साथ खड़े अन्य दलों के नेताओं ने भी इसी बात पर जोर दिया कि गवर्नर अर्लेकर को विजय को ही सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए, क्योंकि संविधान यही कहता है। इस तरह बीजेपी की सारी कोशिशों के बावजूद संविधान की जीत हुई और विजय सीएम बने। इस मौके पर दक्षिण के परंपरागत पहनावे शर्ट और धोती या लुंगी की जगह विजय ने सफेद शर्ट और काले कोट पैंट पहनकर शपथ ली। मंच पर राहुल गांधी और बाकी नेताओं के साथ सेल्फी ली। वहां मौजूद जन समुदाय के साथ सेल्फी लेकर बता दिया कि वो उन्हीं के बीच में से एक आम व्यक्ति जैसे ही हैं। विजय ने कहा कि ये एक नई शुरुआत है, अब असली धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय का एक नया दौर शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं आप ही के बेटे, आप ही के भाई जैसा हूँ। मैं आपका थंबी यानी छोटा भाई हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि गरीबी और भूख क्या होती है। विजय ने कहा, मैं कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक आम इंसान हूँ। तो इस तरह मोदी के गरीब परिवार का हूं, चाय बेचता हूं, मेरी मां बर्तन मांजती थी, इस तरह के पैतरों को भी तमिलनाडु में विजय ने ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं आम इंसान हूं। यह भी मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले दावे पर बड़ी चोट है। सीएम बनते ही विजय ने मंच पर ही 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें अगले 2 महीने तक राज्य में हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। इस तरह विजय ने बता दिया कि वो समय गंवाए बिना काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार का रवैया तमिलनाडु की नई सरकार की तरफ कैसा रहता है। राजेंद्र अर्लेकर ट्रेलर तो दिखा ही चुके हैं, लेकिन जैसे स्टालिन सरकार के साथ केंद्र का नकारात्मक रवैया रहा, क्या वही सिलसिला मोदी आगे बढ़ाएंगे, यह देखना होगा। देखना यह भी होगा कि जिस तरह हिंदी की अनिवार्यता या परिसीमन आदि पर स्टालिन ने केंद्र के सामने तलवारें खींची रखी, क्या विजय भी वैसा ही कड़ा रवैया दिखाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की मुहिम को विजय कितना और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2029 के चुनाव में यही मुद्दे अहम रहेंगे। खैर, शायर हामिद इकबाल सिद्दीकी ने ठीक ही फरमाया है कि तुम अपने ख्वाब बचाकर रखो कि कल दुनिया, तुम अपने ख्वाब बचाकर रखो कि कल दुनिया तुम्हारी आंखों में झांके तो जिंदगी देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।